हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा बहुत ही इंतज़ार के बाद एक नए कार्यक्रम के तहत आपके समक्ष मैं आया हूं। इस कार्यक्रम का नाम है एक्सपर्ट की राय और चाय। बच्चों, इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको यह बताऊंगा कि फिजिक्स के एक्सपर्ट, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, मैथ्स एक्सपर्ट, बायोलॉजी एक्सपर्ट आपको क्या एक एडवाइस जो हर बच्चे की ज़रूरत होती है, उनसे कुछ की नोट्स जानेंगे जो अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं और आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस एपिसोड में हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट फैकल्टी से बात करते रहेंगे। आज मैं शुभारंभ करता हूं एक फिजिक्स फैकल्टी के साथ जो कि हैं ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ से, और यह नीट एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में क्या बात बताएं, मैं इनसे बात करूंगा। उसके साथ आप जानेंगे कि कैसे परीक्षा की तैयारी की जाती है और कैसे फुल स्कोर नीट में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही है, हाउ टू गेट 180 आउट ऑफ 180 इन नीट 2022। आइए सर का स्वागत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं। किसी महफिल में छुप जाएं, किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसे उनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाएं, मिलकर भूल जाएं, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। सूरत से दिखते हैं ये, परिचय की मोहताज नहीं। आदर, अभिनंदन, आभार। आलोक सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आलोक सर, आज हमारे चैनल के तहत बच्चों को आप थोड़ा गाइड कर दीजिए कि हमें कैसे नीट की प्रिपरेशन करनी है। आलोक सर का मैं बता दूं, आलोक सर ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ की फैकल्टी है, फिजिक्स फैकल्टी, जो पिछले 4 सालों से ग्रेविटी क्लासेस में टीचिंग दे रहे हैं और इनका टोटल 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। इन्होंने आकाश में भी टीचिंग दी है। पिछले शुरुआत से आकाश में थे, उसके बाद ग्रेविटी क्लासेस में अभी ये कार्यरत हैं। आइए इनसे जानेंगे। और इनकी एक अचीवमेंट मैं इस वर्ष नीट 2021 का बता दूं कि इन्होंने एक बच्चे को थ्रू आउट द ईयर क्लासेस दिया था, जिसमें 180 में उस बच्चा ने 175 स्कोर किया। इनके लिए बहुत 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 बड़ी बात है और होप 180 में 180 2022 में आएंगे। आलोक सर, जैसा कि बच्चों का ये डिमांड होता है कि क्या आपके चाइल्डहुड में आपने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो किया, क्या आपने फिजिक्स शुरू से ही लगाव थी, थोड़ा इसके बारे में बच्चों को आइडिया दीजिए। फिजिक्स में शुरुआत से लगाओ, जैसा कि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे सबका एक जैसा ही चलता है ना, मतलब सबके लिए यही होता है कि फीस देना है, पढ़ाई करनी है, कहीं कुछ ठीक ठाक सा नौकरी पा लेना है। बहुत बड़े सपने तो होते नहीं है, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास में हम गए। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के बाद पता चला कि बाहर में स्कोप क्या क्या है, शायद गांव में रहने से पता भी नहीं चलता। तो जैसे आमतौर पे एक मध्यम वर्गीय भी मत करिए, गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, जैसे भारत में 70%, 60%, 80% बच्चों की ज़िंदगी गुजरती है, हमारी भी वैसे ही थी, कुछ अलग नहीं थी। स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, बदमाशियाँ करते थे, कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, फिजिक्स में लगाओ। कॉलेज टाइम पे पढ़ाने का एक ये लगा जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, है ना। बाकी जो नॉर्मल जैसा सबका रूटीन चलता है, अपना भी रूटीन वैसा ही रहा, कुछ खास अलग नहीं है उसमें। ओके सर, लीजिए चाय पे चर्चा पे चाय आपके साथ है। लीजिए सर चाय। सर, इससे जुड़ी एक क्वेश्चन और बच्चे के दिमाग में आती है कि जब आप पढ़ाई के दौरान, जब 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो फिजिक्स में तो आपको भी डाउट्स होते होंगे, जैसे एज यूजुअल बच्चों के होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो सर, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया कि फिजिक्स पे इतना अच्छा कमांड आपने कर लिया?
देखिए, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कमांड के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है ना। फिजिक्स में ज़्यादातर एक कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरी तरीके से तो नहीं, बल्कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं। फिजिक्स दोनों का मेल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यस सर। तो वहाँ पे आपको थ्योरी के थ्रू जाना ही है, थ्योरी के थ्रू जाना है, डेरिवेशंस के थ्रू जाना है। बाकी आप क्वेश्चन में कितने प्रैक्टिस कर पाते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें कर पाएंगे और कहाँ तक के लिए जाना है। वो तो प्रैक्टिस के साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल बाद हमसे कोई सवाल कोई पूछे और हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी हो सकता है कि 10 साल बाद वो कहे कि हमको पूरा फिजिक्स आता है, या कोई भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा कभी नहीं होता। आदमी जीवन पूरे लाइफ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती ही रहती है, वो तो एक नॉर्मल बात है, सीखने को मिलते रहती है। सर, इससे जुड़े एक और सवाल आते हैं कि टीचिंग, बहुत सारे टीचर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या टीचिंग करते समय कोई क्लास में टीचर जा रहा है तो उससे पहले ऐसा प्रेरणा दी जाती है टीचरों को, उनके जब प्रोग्राम में जब टीचर होते हैं तो बताया जाता है कि आप टीचिंग करके जाइए, उसके बैकग्राउंड में कुछ पढ़ाई करके जाइए जब आपकी क्लास अगले दिन हो। तो क्या सर इससे आप 100% सहमत हैं या फिर इसका आपका कुछ विचार इस पे बताइए। बिल्कुल। जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेशन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस सेशन की शुरुआत हुई और आपके पास 5 बैचेस में वही चीज़ें पढ़ानी हो, आज मैंने क्लास लिया, फिर परसों या नरसों या एक वीक बाद अगर क्लास लेनी है, तो उसमें कोई उतनी ज़रूरत पड़े ना पड़े। लेकिन अगर आप एक बार नोट्स देख के तो जाना ही पड़ता है, एक बार आप खुद से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। क्योंकि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो हम भी 1 साल बाद मान लीजिए कोई पढ़ाते हैं, दो महीने बाद कुछ पढ़ा है तो कंटेंट याद रहता है, बट उसका सीक्वेंस भूल जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भूल जाते हैं। तो एफिशिएंट टीचिंग तभी होगी जब आप नोट्स में एक बार पहले, क्लास के पहले थोड़ा सा देख के जाएं। ये अलग बात है कि 2 घंटे क्लास के लिए आपको 5 मिनट देखना पड़े, 10 मिनट देखना पड़े, बट देख के जाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्लास की। ऐसा नहीं है कि 10 साल से 15 साल से लोग पढ़ा रहे हैं तो बिना देखे जाके नहीं पढ़ा सकते, बट क्या वो उस एफिशिएंसी से पढ़ा पाएंगे? मेरा मानना है कि नहीं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, सर जो हैं पिछले 10 साल को एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके जुड़े जो भी कैसे पढ़ना है, डीपीपी कैसे सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। सर, पहले जैसा कि हमारा कार्यक्रम है एक्सपर्ट की राय ऑन चार्ज, तो चार्ज से शुरुआत कीजिए सर। सर, आज के समय में कोरोना पेंडेमिक में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है सर, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। तो सर, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑनलाइन क्लास इज इफेक्टिव। देखिए, ऑनलाइन क्लास को ये कह देना कि एकदम से इफेक्टिव नहीं है, वो गलत होगा जी। ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक महत्व है ना। अगर हम ये कहें कि बच्चों ने स्कोर नहीं किया ऑनलाइन क्लासेस करके, तो बच्चे स्कोर करते हैं, बट जो नॉर्मली नीट या जेई के जो प्रिपरेशन कर रहे जो उम्र वाले बच्चे हैं, वो लगभग 16 से 20 साल की उम्र के मैक्सिमम बच्चे होते हैं, 20 से भी कम। इवन आप जेई में जाएंगे तो और कम हो जाता है। नीट में आप मान के चलिए एवरेज 19-20 तक के बच्चे रहते हैं। तो इस समय में अगर उनको हम खुला छोड़ दें, यूट्यूब पे तो बहुत सारे कंटेंट हैं, ऑनलाइन कंटेंट दुनिया भर के हैं, तो अगर हम उनको खुला छोड़ दें तो वो कितनी देर वहाँ पे पढ़ाई के चीज़ें देखने में लगे हुए हैं, कितनी बाकी की चीज़ें देखने में लगे हुए हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। और आप 19-20 साल या 18 साल के बच्चे से ये मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 2 घंटे बैठे तो 2 घंटे वही देखे। हो सकता है वो 2 घंटे में 2 मिनट भी काम की चीज़ ना देख रहा हो। बाकी ऊपर से एक फैकल्टी का सामने प्रेजेंस होना जरूरी है। यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस से ऐसा नहीं कह सकते सिलेक्शन एकदम नहीं है या एकदम खराब है, लेकिन कम है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है, चाहे पढ़ाने में हो या पढ़ने में हो। जी जी, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें सर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग में। पिछले जो फर्स्ट कोरोना का आया था फर्स्ट टर्म, तो उसमें क्या हुआ था, 720 आउट ऑफ 722 बच्चे ने लाया था ऑनलाइन के, उस समय से टर्म शुरू हुआ था। इस बार देखिए 3 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लाया है। मतलब सर मुझे ऐसा नटसल में मैं अगर बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते थे तो वहाँ के कोई फैकल्टी अच्छी होती थी, स्टडी मटेरियल होते थे, बट कहीं टेस्ट सीरीज उनको अच्छे नहीं प्रोवाइड होते थे या फिर डाउट सेशन नहीं होते थे, तो बच्चे अलग अलग कनेक्ट होकर ये चीज़ सोल्व कर ले रहे हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम नहीं। अगर आप
जो अच्छे बच्चों ने स्कोर करा है, अगर आप उनको देखेंगे तो भले ही कहीं ऑनलाइन में एनरोल्ड हैं, बट वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ऑनलाइन के रहे ही नहीं। अगर आप ज्यादातर बच्चों की बात करें, वो सब ऑफलाइन के ही बच्चे हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपके फुल स्कोर, ज्यादातर मार्क्स ज़्यादा बच्चों के आएंगे। वो एक नॉर्मल बात है। बहुत पहले देखा जाता था 60% स्कोर करना मुश्किल है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब लगता है कि 90%, 95%, अगर 90 से कम आया तो मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो टाइम के साथ वो बढ़ेगा, है ना। अगर इस बार 3 बच्चों ने लेके आए तो अगली बार पेपर का लेवल चाहे जैसा हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कोर करेंगे वो बढ़ता जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग बढ़ेगा। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होगा, वो हमेशा से चलता है। उसका कोई खास इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन का नहीं है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा से होता रहा है कि प्रीवियस ईयर की तुलना में स्कोरिंग बढ़ती ही बढ़ती है, चाहे पेपर का लेवल जैसा भी हो। हाँ सर, इसमें मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस वर्ष का जेईई एडवांस का पेपर आप देखिए। जेईई एडवांस का पेपर मुश्किल था, 2018 के अनुसार देखा जाए तो उसी के लेवल के पेपर थे, लेकिन जो हमारा टॉपर हुआ वो डेट मीन्स 96% पे हुआ टॉपर। जो ओवरऑल टॉपर जो भी होते थे कभी नहीं होते थे। तो वो आपकी बात बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं आप कि इस बार पेपर अच्छे आए, इजी आए, हार्ड आए, हमारे टॉपर बढ़ते जाएंगे। ओके सर, इसी बीच में एक बहुत ही कॉमन डाउट आते हैं बच्चों को कि 11th में बच्चे ज्वाइन लेते हैं, ठीक है, 10th के बाद बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा उस पोटेंशियल में रहते हैं कि हमने 10 CGPA लाया, 100% लाया है, तो 2-3 महीना तो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिसके कारण उनको बैकलॉग हो जाते हैं। सर ये बहुत बड़ा एक कारण है सर, ड्रॉप होने का या कुछ भी लैगिंग होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है बैकलॉग। तो सर एज ए फिजिक्स फैकल्टी आप बच्चों को क्या एडवाइस कीजिएगा कि कैसे बैकलॉग को हैंडल करते हुए 12th बोर्ड के साथ इसको नीट को क्रैक करने के काम करें? देखिए, बैकलॉग में बेसिकली बच्चों का एक तो माइंडसेट है, दूसरी बात कि लेट ज्वाइन कई बार बच्चे करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान स्वभाव से आलसी है, वो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सर्दियों के दिनों है तो आलसी तो डबल अमाउंट में आ जाएगा। वो पोस्टपोन करते हैं, बच्चे पोस्टपोन करते हैं। नॉर्मली सब लोग पोस्टपोन करते हैं जब तक कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई काम करना नहीं चाहता, चाहे कहीं भी है। बिल्कुल। तो बच्चे भी पोस्टपोन करते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो उसमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम कंटिन्यूअस उन पे चेक करें कि क्या उन्होंने बैकलॉग करा। जहां तक बात है, अगर कुछ छूट गया तो हम उसके पीछे ना जाए। अगर वो रेलेवेंट है, अगले टॉपिक से रिलेट कर रहा है, तो बच्चों को उस पर पहले क्लियर करना चाहिए, तब जाना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप रिलेट कर सकते हैं। आप ये नहीं हो सकता कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स की चीज़ें ना पढ़े और एक्सपेक्ट करें कि हम आगे के काइनेमेटिक्स या रोटेशन या बाकी चीज़ें जो भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैकेनिक्स की शुरुआत नहीं पता और हम सोचे पूरा मैकेनिक्स हम समझ जाएंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो रिलेटेड हैं। तो पीछे की चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। बट जहाँ पे इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं और वो अगर हमने छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, देयर में बी n नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उनको छोड़ के हम उस टॉपिक पे चले जो हमारा रनिंग टॉपिक है। बैकलॉग आप अपने टाइम शेड्यूल में से एक्स्ट्रा टाइम आप निकालें, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही आप बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फिजिक्स का बैकलॉग है तो हमने केमिस्ट्री को कम कर लिया फिर फिजिक्स पढ़ लिया, तो उसमें केमिस्ट्री का बैकलॉग जमा हो जाएगा। आप केमिस्ट्री का बैकलॉग कवर करने के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट से टाइम आप निकाल के वहाँ पे कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि हर टॉपिक के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम कर लें, लेकिन थ्योरेटिकली आप साथ में चलें जहाँ पे टीचर चल रहा है, या जहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट आपका जहाँ पे चल रहे हैं आप उनके साथ चलिए। जो बैकलॉग है उनको छुट्टियों के दिनों में उनको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बैकलॉग, दूसरी बात कई बार होता है कि हम एक चैप्टर चल रहे हैं, बच्चे पीछे वाला चैप्टर कर रहे हैं, फिर जब हम अगले पे जाएंगे तो उसको करेंगे, तो एक कंटिन्यूअस बैकलॉग बन जाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप जो रनिंग टॉपिक चल रहे हैं उससे रिलेवेंट चीज़ें जल्दी से जल्दी करके साथ में चलिए। जो इररिलेवेंट है उसको आप बाद में कवर करते रहें। बाद में का मतलब कि जस्ट उसी कुछ दिनों में कवर करें। बिल्कुल सर। तो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि बैकलॉग को ऐसा नहीं कि फिजिक्स का बैकलॉग चल रहा है तो केवल फिजिक्स का बैकलॉग ही देखिए, हर सब्जेक्ट का बैकलॉग उसी रनिंग टॉपिक के दौरान कवर अप कर लीजिए, ठीक है सर। एक इस कार्यक्रम में एक बहुत ही मतलब आपका व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि आप ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ में आपका
आप फैकल्टी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा गांव मीडियम से आते होंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे होते होंगे, तो उनको थोड़ा सा जेई और नीट के इंग्लिश मीडियम में कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा। बिल्कुल लगता है। तो सर आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि और कितना टाइम उनको देना चाहिए मूव टू हिंदी टू इंग्लिश? देखिए, ऐसा कोई टाइम का बाउंडिंग या टाइम फ्रेम नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना जल्दी समझ पाता है। अब उसमें भी कई सारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको टर्म ही नहीं पता इंग्लिश के, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समझ तो जाते हैं, टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं। देखिए, क्लास जो टीचिंग होती है वो टीचिंग तो बेसिकली हिंदी में ही होती है। टर्मिनोलॉजीज या डेफिनेशंस हम जरूर इंग्लिश में लिखते हैं, बट पढ़ाने का या समझाने का जो मेथड है वो सबका लगभग हिंदी में ही है। इंग्लिश में प्योर इंग्लिश साउथ इंडिया में चलता है कि सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में नहीं चलता, तो बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है उनको क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है उसको अपने लैंग्वेज में समझने में दिक्कत होती है, कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो उसके लिए इनिशियली टाइम लगता है बच्चों को। नॉर्मल सी बात है, एक बच्चा जो सवाल को समझ जा रहा है एक बार पढ़ने में, एक बच्चा जो सवाल को समझ भी नहीं पा रहा है, या अगर कई बार ऐसा होता है कि वो सवाल को कह कुछ रहा है समझ कुछ और गया, जी जी, तो वहां पे तो गलती के चांसेस तो पूरे के पूरे हैं। या कई बार उसको समझने में ही टाइम लगता है, तो शुरुआत में समय लगेगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन समय देना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप एक थ्योरी आपको कोई 1 घंटे का लेक्चर दे दिया कि आप ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, आप क्वेश्चंस करिए, बैठिए, जितना आपको लगता है कि हमें इतनी चीज़ें ही पता है तो उसके हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे आते हैं अपने नॉर्थ इंडिया रीजन में जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वहाँ पे दिक्कत आती है सवाल समझने में। बिल्कुल सर। थ्योरी समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें मेन दिक्कत आती है, तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। बाकी बच्चों से ऑब्वियस सी बात है थोड़ा वो पिछड़ जाते हैं। एनसीईआरटी का रेफरेंस भी ले सकते हैं, हिंदी एनसीईआरटी, और बिल्कुल ले सकते हैं। जितना आपके पास हिंदी मीडियम की किताबें हैं आप उनको रिलेट कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनके ही या हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका हिंदी रेफरेंस चाहिए अपने को, बिल्कुल दूसरा कुछ मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। थ्योरी के लिए कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्वेश्चंस आपको हिंदी में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है कि इंग्लिश में ही पेपर देना है, फिर तो इंग्लिश हिंदी दोनों ऐसे रहते भी हैं, खैर जी, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। सर इस पेंडेमिक में एज अ काउंसलर मुझे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हमेशा बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर क्या ऑनलाइन पढ़ाई करके जेई और नीट क्रैक किया जा सकता है? कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि उनका रेशियो कम है, बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर बच्चा फुल्ली फोकस्ड है तो कर सकता है, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है, ये हम उसको एकदम से नहीं डिस्कार्ड कर सकते। कई बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, हाँ क्या वो टॉप करेंगे, क्या उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होंगी, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफलाइन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑनलाइन में आ गए, वो कहना मुश्किल है। अभी के दौर में ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि एक मेंटेलिटी बनी हुई है, टीचर दिखना चाहिए, टीचर बढ़ना चाहिए। कई चीज़ें हम फिजिक्स में समझाते हैं, उसमें आपके जेस्चर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाथ पैर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने सराउंडिंग में क्या दिख रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन में वो हम दिखा नहीं पाते, तो कई बार होता है कि समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन में कुछ टॉपिक्स को। बट कुछ टॉपिक्स अगर हम छोड़ दें तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। और अगर आप ये कहें कि क्या प्योर ऑनलाइन से हुए हैं, तो मुझे उसमें भी डाउट्स हैं। वो लगभग वो हाइब्रिड मॉडल में ही हुए हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चा उठाना चाहता है फ़ायदा तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन में उनको नंबर ऑफ लेक्चर्स या कह लीजिए फैकल्टीज़ या कंटेंट बहुत ज़्यादा है एक ऑफलाइन की तुलना में। लेकिन वही है कि इंसान क्या वहाँ बैठ पाएगा उतनी देर, क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, वो भी 17, 18 साल 16 साल का बच्चा जो कि बहुत तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश। अभी हम लोग उस जनरेशन में हैं सर जहाँ आदमी को एक वर्ड आता है ना, हमें फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो आप ऑफलाइन में जो फीलिंग आती है क्लासेस की, वो ऑनलाइन में ना तो पढ़ने में ना पढ़ाने में, दोनों में ही वो मजा नहीं है जो ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ये तो नहीं है। ये तो सर एक अभी बहुत ही ट्रेंडिंग एनालिसिस चल रहा है कि टर्म 1 एग्ज़ाम हमारा बोर्ड का है, क्लास 12th वाले बच्चों को टर्म 1 हमारा शुरू हो गया है सीबीएसई के
3 दिसंबर से शुरू है। तो सर जो बच्चे नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे ये दोनों एग्ज़ाम को हैंडल करें, जैसे कि जेई और नीट के लिए भी हमारा सफिशिएंट टाइम मिल जाए, रिवीजन हो जाए और बोर्ड भी अफेक्टेड ना हो। देखिए 12th क्लास के बच्चों की अगर बात करी जाए तो 12th में टर्म 1 जब नहीं था, यानी लास्ट ईयर तक जनरली हर इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चा जहाँ भी है नवंबर तक या नवंबर तक तो खत्म हो ही जाता है सिलेबस, हो जाता था। इस बार बहुत जगह नहीं हुआ, बहुत जगह क्योंकि टर्म 1 आ गया तो स्कूलों के पास अपना कंपल्शन है कि हम टर्म 1 का पहले कराएंगे, फिर टर्म 1 के बाद टर्म 2 का कराएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अब बात यह है कि बच्चे को पढ़ाना तो हमें है ही, अब पढ़ाना है तो चाहे आप दिसंबर तक पढ़ा लीजिए, दिसंबर तक पढ़ा भी देंगे तो एक माइंडसेट है कि हमें टर्म 1 देना है तो जहाँ तक आएगा हम वहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तो जहाँ तक टर्म 1 आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि टर्म 1 में कुछ ऐसी अतरंगी सी चीज आ गई जो आपको जेई में या नीट में नहीं आनी है। आना तो वही है, सेम सिलेबस है, थोड़ा कम ही है, इवन क्वेश्चन का लेवल भी कम ही होगा। तो अगर आप स्कूलों के साथ या इंस्टीट्यूट्स के साथ आप चल रहे हैं तो वहाँ तक पढ़िए। फिर आपको टाइम जो मिला रिवीजन का उसमें आप ऐसे कर लीजिए कि आपको नीट के या जेई के लिए अलग से उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े। तो आपका टर्म 1 का प्रिपरेशन भी हो गया, आपका जेई या नीट जिसके लिए भी वो टॉपिक आने वाले हैं उसके लिए भी हो गया। फाइनली जब एग्जाम देना होगा तो हमें सिर्फ पन्ने पलटने रहेंगे। सेम जब टर्म 2 का सिलेबस होगा तो टर्म 2 के साथ भी यही हो जाएगा, और टर्म 2 के साथ ही उसी के आसपास कहीं जेई नीट भी होने वाले हैं। करेक्ट। तो पहले आपने चीज़ें कर ली, अब टर्म 2 की चीज़ें कर लेंगे, फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिला टर्म 1 को वापस देख लीजिए, सारा कुछ हो गया। 11th भी उसी बीच में रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि 11th हमारा बहुत पहले का हुआ था। तो उस ड्यूरेशन में टर्म 1 और टर्म 2 ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग है। हाँ, बीच में वो एक मोमेंटम जो हम पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगे थे वो ब्रेक होगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम है नॉर्मल 11th वाला, ये स्कूल एग्जाम नहीं है जिसको हम छोड़ दें। आपका बोर्ड है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, ये बात अलग है। बहुत बच्चे उस पर इतना फोकस नहीं करते, बहुत बच्चे इस हिसाब से करते हैं कि हम एलिजिबिलिटी वाले स्कोर्स गेन कर लें। तो अलग अलग बच्चों का अपना अलग अलग सोचना है, बट अगर बोर्ड है तो हमें बोर्ड के हिसाब से तो सोचना ही पड़ेगा। बच्चों बोर्ड के रिगार्डिंग में मैं अपना एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ, हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम जेई और नीट के साथ में बोर्ड को 48 आवर्स के दौरान अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके सर, इस सेशन में आखिरी में कुछ मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो ट्रूली ओरिएंटेड टू द फिजिक्स ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स दैट फॉलोड फॉर नीट। नीट के लिए अगर किताब की बात करी जाए, आप नीट या जेई जिसके लिए भी हैं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा है उनके नोट्स पे आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट होइए। भरोसा करिए कि जो वो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो नोट्स में काफ़ी चीज़ें आपके एग्जाम की मिल जाएंगी। पहली चीज़ नोट्स, दूसरी चीज़ आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ की चीज़ें कर रहे हैं उनके मॉड्यूल्स, उसके बाद आप कहीं मूव करिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लास नोट्स और उस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट है XYZ, आप उन दोनों चीज़ों पे अगर डिपेंडेंट हैं तो आप मान के चलिए ये मोर देन सफिशिएंट है नीट के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप NCERT कर सकते हैं। NCERT के अलावा नीट स्पेसिफिक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या कोई भी किताब, बट नीट स्पेसिफिक होना चाहिए। जनरल किताब आप ना लीजिए, इतना काफ़ी है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। जिन बच्चों ने 700 स्कोर किया है उन्होंने भी लास्ट ईयर यही करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन इज द व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे टू मेक द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के लिए यार मैं क्लास में बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि एक बार चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप नोट्स को, किताबों को साइड में रखिए। क्लास में उन टॉपिक्स पे आपने क्या क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खत्म हुआ, आपको नोट्स बनाना है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप शुरुआत से चलिए टॉपिक वाइज कि हमने पहले क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ में सब टॉपिक हमने क्या पढ़ा, मीडियम में कैसे करना है, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कैसे करना है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको आइडिया तो लग ही जाएगा। फिर कैसे हमें अब उस पे सब टॉपिक के बाद भी उस पर्टिकुलर कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं जो हमारे नोट्स में है। फिर कूलम्ब्स लॉ के बाद आप आ जाइए फील्ड में हमारा क्या क्या देखना है, फील्ड ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज, रिंग, स्फीयर, शेल। इस तरीके से खुद से बच्चों को एक नोट्स बनाना चाहिए। जब आप खुद से एक चेकलिस्ट जैसा कुछ नोट्स आप बनाएंगे,
फिर उसके बाद आप नोट से उसको मैच कराइए कि क्या आपने जो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें 100% नोट्स कवर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने 100% नोट्स को कवर कर लिया और अगर सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो गई जो आपके दिमाग में था, इसका मतलब आपको वो टॉपिक आता है, तभी आपने उसमें लिखा है। तो इस तरीके से हर चैप्टर के नोट्स बनने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, इसी पार्ट में एक इम्पोर्टेंट है कि सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं है, पहली बार में तो आपको सब कुछ लेके चलना ही पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात लास्ट में आती है, जब हमारे पास 10 दिन बचा हुआ है और हमारे लिए कुछ चैप्टर्स छूट गए। कुछ बच्चों का ये लिए होता है जैसे रोटेशनल मोशन, तो लास्ट में, या वेव जैसी चीज़, तो लास्ट में हमको लगता है कि ये चैप्टर क्या अगर अब से हम कर पाएंगे तो कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे टॉपिक्स को लास्ट में जाके छोड़ना चाहिए। पहले तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्योंकि हर चैप्टर से 2 से 3 सवाल बनेंगे ही बनेंगे, एक बनेंगे। तो बड़ा कोई चैप्टर है या छोटा चैप्टर है, 2 से 3 तो बननी है। तो पहली अटेम्प्ट में तो ये ना सोचें कि हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप बच्चों को बताते हैं ना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है मतलब बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये नहीं कहा गया कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मतलब ये उससे ज्यादा पढ़ना है, बाकियों पे आप थोड़ा कम फोकस करेंगे तो चलेगा, बट इसका मतलब नहीं छोड़ देना है। तो इसलिए मैं जनरली बच्चों को ये नहीं कहता हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो छोड़ देते हैं बाकी चैप्टर्स। आपने छोड़ ही दिया तो बचा ही क्या फिर। ओके सर। सर, वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर देखिए, अगर प्रिपरेशन है, आप थ्रू आउट एग्जाम में लगे हुए हैं, तो एग्जाम में प्रेशर तो रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रहेगा। बट एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलने का सबसे बढ़िया तरीका, आप पूरे साल टेस्ट दीजिए। टेस्ट से बच्चे भागते रहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स में या स्कूलों में टेस्ट होते हैं। स्कूलों में तो मजबूरी है टेस्ट देना है, बट इंस्टीट्यूट के टेस्ट से बहुत बच्चे भागते हैं। रीज़न है कि हम प्रिपरेशन हमारी नहीं है तो टेस्ट नहीं दिया, पहली बार नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, 6 महीने कोई टेस्ट ही नहीं दिया, तो प्रेशर तो बनेगा। आप कंटिन्यूअसली टेस्ट दीजिए, आप प्रिपरेशन अपनी तैयार रखिए, उसके बाद भी एग्जाम प्रेशर रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए। करेक्ट। अगर एकदम से एग्जाम का प्रेशर ही नहीं है, फिर तो हम एग्जाम देने क्या बैठे। तो थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा, बट ऐसा नहीं कि हम उस प्रेशर में दब गए, कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम प्रेशर, अगर आप कंटिन्यूअस एग्जाम दे रहे हैं, टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, तो एग्जाम प्रेशर नहीं होगा। एग्जाम प्रेशर 2 रीजन में आएगा, या तो हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं और कुछ गलतियां हो रही है। जब पढ़ाई नहीं तो एग्जाम प्रेशर तो आना ही नहीं है ना। अगर हम एकदम नहीं प्रिपेयर है, हमको पता है कि होना है नहीं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है, आप सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रेशर तो रहेगा। 2 केसेस में मुझे लगता है सर, या तो क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है। ओके सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है सर, उस पर हम फाइनली मूव करते हैं कि क्या सचमुच 180 में 180 लाना संभव है। बिल्कुल संभव है। संभव नहीं होता तो बच्चे लेके नहीं आते, बच्चे लेके आए हैं मतलब संभव तो है। क्या आसान है, ये मुश्किल बात है। क्योंकि आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी सही करने हैं। करेक्ट। उस दिन का टेम्परामेंट काफ़ी मैटर करता है। हो सकता है कि हम कुछ सिले मिस्टेक्स कर जाएं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत बच्चों को 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बट कुछ रीजन से, जैसे जिन बच्चों ने 175 स्कोर किया फिजिक्स में, काफी बच्चों ने स्कोर किया 175, इसका मतलब ये नहीं कि जो एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया या गलती हो गई, उसको नहीं आ रहा था, उसको आ रहा था, बट एक क्वेश्चन वो गलत हो गया, मिस्टेक्स हो गया। सिली मिस्टेक्स एक नेचुरल ह्यूमन एरर कई बार हो जाता है, तो पॉसिबल तो है। थोड़ा मुश्किल जरूर है अगर पूरी तरीके से लगे हुए। नीट में बहुत मुश्किल नहीं है वो भी, अगर आप लेकिन सीरियसली लगे हुए हैं तो। बहुत आसान भी नहीं कह सकते, बहुत आसान होता तो बहुतों के आते, बट हाँ इम्पॉसिबल तो नहीं है। 180 आए हैं बच्चों के, कईयों के आ रहे हैं, 720 भी आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल जरूर है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता। सर, जाते जाते आपकी तरफ से बच्चों को क्या सलाह रहेगी, या फिर ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो आपको सुनकर प्रेरित होते हैं कि कैसे हमें पढ़ाई करना है, उनके लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा। पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से सिंपली आप टीचर जो आपका क्लास में कह रहा है, सबसे बड़ा जो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है कि जब हम पढ़ाने शुरू करते हैं, बोर्ड के पास जब हम रहते हैं, तो बच्चों को इस बात पे यकीन कराना बड़ा कई बार मुश्किल होता है। जैसे हम लोग भी जब
सामने बैठते हैं तो टीचर्स की बात पे भरोसा बच्चे बड़ा कम करते हैं कि लेकिन अगर उनके साथ का कोई कह दे कि नहीं इन्होंने बढ़िया पढ़ाया, इन्होंने ही हमारा लास्ट ईयर करा या इनके नोट से चीजें आई, तो बच्चे मान जाते हैं। आप चाहे जितना कहिए, बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। तो आप बच्चों से, टीचर्स की ये है कि बच्चों से कनेक्ट हों, ऐसे कनेक्ट हों कि बच्चे उनकी बात को माने। तो बच्चों के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप टीचर जो कह रहा है उस बात पे, अगर उसको नॉलेज है, वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज सब्जेक्ट का नहीं है। हर टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है और उसको ये भी पता है सवाल कैसे आते हैं, कैसे सवाल आने चाहिए। तो आप टीचर्स की बात मानिए, नोट्स प्रॉपर, आज का क्लास खत्म हुआ, आज जाकर के आज के नोट्स एकदम क्लियरली अपने से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। उस नोट्स पे, उस दिन के लेक्चर्स पे जो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को करिए। हर 15 से 20 दिन के बाद आधे 1 घंटे के लिए उस पुराने पेजों को एक बार पलटिए ताकि वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, दिमाग में आ जाएं, एक फ्लैशबैक उसका बने, है ना। अदरवाइज हम 4 महीने बाद उठाएंगे तो सारी चीज़ें नई लगेंगी। जब सारी चीज़ें नई लगेंगी तो मुझे लगेगा या जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। करेक्ट सर, करेक्ट। बट हर 20 दिन 25 दिन पे वो पलटते रहेगा तो उसको बहुत टाइम नहीं देना है, आपको सॉल्व नहीं करना। तो आप अगर पलटेंगे पेज तो आपको लगेगा कि नहीं, वो फॉर्मूला हमें याद है, उसके एग्जाम्पल्स। कई बार होता है कि हमने क्वेश्चन पलटा, क्वेश्चन देखा, हमें पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व वहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ उसको एक बार दिमाग से पास करते जाना है। तो इस तरीके से 2-3 सुझाव हैं, आप इसको माने। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है कि अचानक से हम एक दिन बैठे 1 घंटे का वीडियो देख के और हमारा स्पीड बढ़ जाए, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस होंगे, टाइम मैनेज भी तभी होगा। कोई ऐसा घोटी नहीं है कि हमने उसको घोल के पी लिया, टाइम मैनेज हो बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल। आपको बैठना ही पड़ेगा, मेहनत करना कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सर, आपको काउंसलिंग गुरु की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और सर, मैं बच्चों तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके लिखिए कि सर से आप क्या और जानकारी लेना चाहते हैं, या आप इन्हें टैग करके पूछ सकते हैं। हम इनसे आपका आंसर दिलवाएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसे हम नीट की तैयारी करें, कैसे हम जेईई की तैयारी करें। और फिजिक्स बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट है। बच्चों को लगता है कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, बट फिजिक्स बहुत आसान है। हम इसी कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम है एक्सपर्ट की राय और चाय, इस कार्यक्रम के साथ मैं केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे टीम को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काउंसलिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत थैंक यू।